हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो यूपी बोर्ड एग्जाम को फोड़ने के लिए हम लेकर आए हैं गेस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं वायरल पेपर के साथ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सेशन आज का होने वाला है। तो इससे मान के चलिए 70 नंबर की हम तैयारी के लिए इस पेपर को लेकर हाजिर हैं। तो इसे नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, तो यदि आपने इसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। तो फिजिक्स का बहुत ही शानदार तरीके से हम 6 मार्च को छपने वाला पेपर लेकर आए हैं। तो मान के चलिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में दिखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके मध्य 80 न्यूटन का बल लगता है। तो 80 न्यूटन का बल लगता है, कार्य करता है। तो इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो 8 न्यूटन का बल कार्य करता। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? तो हम जानते हैं F बराबर होता है, मतलब वायु में रखे हैं किसी वस्तु को, क्या करेंगे हमारा 4 पाई, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 2 आवेशों का क्या हमने वायु में रखा है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा। यदि क्या करते हैं उसको हम किसी परावैद्युतांक माध्यम में रख देते हैं तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू परावैद्युतांक Q इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यदि क्या करते हैं FA बटे FA हम कर देते हैं, तो यदि हम FA बटे FA हम कर दें, मतलब क्या इसमें दोनों भाग देंगे तो हमारा क्या A और A कट जाएगा, Q1 Q2 और R स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1/K। तो हमारा K चला जाएगा ऊपर, तो हमारे FA बटे FA बराबर हमारा बचेगा क्या, K बचेगा। तो FA का मान कितना दिया, 80 न्यूटन वाई में रखा है। इन्हीं आवेशों क्या किसी माध्यम में रखे हैं तो 8 आ गया। तो हमारा K बराबर कितना आ जाएगा, 8 × 80, यानी K का मान हमारा कितना आ जाएगा, 10। तो हमारा K का मान 10 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम पेपर आपका हम सीधे क्या किए, क्वेश्चन को टाइप करके लाए हैं, जिससे आपको क्या करें, क्वेश्चन को कराते चले जाएं। क्योंकि हम आपको दिखाएं पेपर ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा, उससे कराने से कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करें, पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, कर सूर्य की विकिरण ऊर्जा स्रोत है। सूर्य का विकिरण किसका, नाभिकीय संलयन। विकिरण ऊर्जा किसका स्रोत है, नाभिकीय संलयन का है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर +2 कूलाम का क्या आवेश रखा गया। तो त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा इसके मध्य बिंदु क्या, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हमारे +Q आवेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमारा दूर की तरफ होगा। और इस आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा। और इस आवेश के कारण भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश क्या दूर की तरफ होगा। यदि इन दोनों का परिणामी निकालते हैं तो इन दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पर आएगा। और क्या होगा, जब परिणामी निकालेंगे ये विपरीत, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। क्या सभी क्या आवेश बराबर है, तो बराबर है, आवेश क्या विपरीत है और बराबर है। तो क्या होगा, हमारा परिणामी क्या जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहा है युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा। युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा होती है क्या, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसे याद रखिएगा। फिर कह रहा है अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध। जब अर्धचालक है सेमी कंडक्टर, यानी अर्धचालक का मतलब क्या, सेमी कंडक्टर मतलब क्या, आधा चालक है आधा अचालक है, तो इसमें ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इनका प्रतिरोध घटता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत की निरक्ष स्थिति में सभी बिंदुओं पर शून्य होती है, नहीं। निरक्ष के सभी बिंदुओं पर विद्युत लंबवत होती है, निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव क्या होता है, के समांतर होती है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर, क्योंकि क्या है थ्योरी है, तो इसलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, जिससे आपको क्या करें, कम समय में इस पेपर का सॉल्यूशन करा सकें, जिससे आप क्या कहते हैं एग्जाम में बेहतर कर सकें। कर अब विस्थापन धारा होती क्या है। तो विस्थापन धारा जब संधारित्र को क्या किया, आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच मुक्त आकाश में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है विस्थापन धारा कहलाती है। जब संधारित्र को क्या कहते हैं, हम आवेशित करते हैं, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या होता है, मुक्त आकाश में मतलब फ्री स्पेस में क्या होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है विस्थापन धारा कहलाती है। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन धारा को क्या कहते हैं, हम ID से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा विस्थापन धारा ID बराबर होता है
इप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपान डी टी, डी फाई ई अपान डी टी होता है। ये हमारा क्या विस्थापन धारा का फार्मूला होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन 1 नंबर का, कर प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं? तो किसी तार की प्रतिरोधकता उस तार के पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र तथा तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। मतलब जो किसी तार की किसी भी तार की प्रतिरोधकता क्या होती है, उसका गुण होता है। उस पदार्थ का, जिस पदार्थ का बना होता है उसका क्या होता है, गुण होता है। उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता कि तार छोटा है, लंबा है, बड़ा है, पतला है, मोटा है, उस पर निर्भर नहीं करता है। तो तार की प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं? एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यही लिखा है, किसी आवेशित वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्र में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा एकांक क्षेत्रफल में, उसी को कहते हैं आवेश घनत्व कहते हैं। और कोई आवेश का मात्रा कूलाम और मीटर स्क्वायर, कूलाम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन कर 10 ओम के प्रतिरोध को 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली पर 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई तो कुंडली में संचित ऊर्जा आर का मान कितना दे दिया? 10 ओम दे दिया। आर का मान 10 ओम है और यल का मान 10 हेनरी, और भी का मान कितना दिया है? 50 वोल्ट। भी का मान दिया 50 वोल्ट। और क्या करा? स्थिति ऊर्जा पूछ रहा, यू का मान पूछ रहा है। तो हमारा आई बराबर होता है क्या? यहाँ से आई निकालेंगे तो हमारा भी बटे आर, आई बराबर होता है हमारा भी बटे आर, जहाँ पर हमारा भी का मान दिया कितना? 50 वोल्ट और आर का मान कितना? हमारा 10। यानी हमारा धारा कितनी हो गई? 50 एम्पियर की, 5 एम्पियर की धारा हो गई। तो 5 एम्पियर की क्या हो गई? हमारी धारा हो गई। अब कुंडली में संचित ऊर्जा, निकालेंगे। कुंडली में संचित ऊर्जा, अब कुंडली में संचित ऊर्जा हमारी हो जाएगी U बराबर होता है 1/2 यल आई स्क्वायर। U बराबर क्या? हाफ एल आई स्क्वायर, 1/2। यल का मान कितना है? 10 हेनरी। आई का मान कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 5 10 और हो जाएगा हमारा 25। 5 × 25 यानी हमारा हो जाएगा 125 जूल। 125 जूल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो हमारा लैम्डा बराबर होता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। इतना एंगस्ट्रॉम होता है। यह क्या है? जब 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे तब यही काम करना है। तो हमारा लैम्डा बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से लैम्डा का मान हम निकाल सकते हैं। लैम्डा बराबर हो जाएगा अंडर रूट होता है 150/v। लैम्डा का मान होता है 150/v एंगस्ट्रॉम के रूप में होता है। तो इसको इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारा लैम्डा का मान कितना दिया है? कह रहा 1 एंगस्ट्रॉम दे दिया, तो अंडर रूट 150/v। और हमारा हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, क्या करेंगे? हमारा हो जाएगा 150/v बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा? हमारा 150 वोल्ट। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन दूसरे का देखिए क्या कर रहा है। +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इनके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हमारा दो क्या है? एक 10 माइक्रोकुलाम का है और एक -10 माइक्रोकुलाम का आवेश है। उसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान पूछ रहा है और दोनों एक दूसरे से क्या 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो क्या करेंगे जब ऐसा क्वेश्चन दे? तो क्या है? जब आवेश का मान क्या समान है, उसके मध्य बिंदु पर विभव पूछ रहा है, तो उसके मध्य बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मध्य। जब क्या दोनों आवेश क्या समान लेकिन बस प्रकृति क्या विपरीत है, इसका तो अलग अलग होता तो कुछ विभव होता, लेकिन क्या होगा
उसके मध्य बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो मध्य बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है परमाणु द्रव्यमान मात्रम की परिभाषा दीजिए तथा इसका मान केजी तथा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी व्यक्त कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक, तो हम कह सकते हैं कि इसको इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका लिख सकते हैं आंसर मूल कणों, जो हमारा क्या होते हैं मूल कणों, तो इसका हमने छूट गया था। तो मूल कणों परमाणु तथा नाभिक, मूल कणों परमाणु तथा नाभिक आदि का द्रव्यमान नाभिक आदि का द्रव्यमान अत्यंत सूक्ष्म होता है। अत्यंत क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। द्रव्यमान अत्यंत सूक्ष्म होता है और इनको व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटे मात्रक की आवश्यकता होती है। इनको व्यक्त करने के लिए क्या, एक बहुत छोटे मात्रक की आवश्यकता होती है, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो कह रहा परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं। कह रहा मूल कणों जैसे परमाणु हुआ तथा नाभिक आदि का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है और इनको व्यक्त करने के लिए क्या है, बहुत छोटे मात्रक की आवश्यकता होती है, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो कार्बन परमाणु यानी 6 कार्बन 12 के 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि कार्बन परमाणु 6 कार्बन 12 के द्रव्यमान का जो 12वां भाग होता है एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है, यानी 1 AMU बराबर क्या होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पूछा है, तो 1 AMU बराबर होता है क्या, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो एक और शानदार क्वेश्चन करा ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियां। तो इसमें कोर लॉस, आयरन लॉस, ये सारी हानियां क्या हैं, आयरन लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होते हैं, इसमें होते हैं। तो 2 लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस और आयरन लॉस होता है। तो कह रहा ट्रांसफार्मर अन्योन्य पीरियड के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर है अन्योन्य पीरियड के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 2 निकटवर्ती कुंडलियों में से, मतलब क्या है, इसमें क्या होती हैं, 2 निकटवर्ती कुंडलियों में से एक में कुंडली में क्या धारा में परिवर्तन कारण, इसमें क्या होता है, एक कुंडली में धारा में परिवर्तन कारण दूसरे कुंडली में क्या होता है, धारा उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ लिखे हैं क्या, 2 निकटवर्ती कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा के परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये क्या हमारा ट्रांसफार्मर का कार्य का सिद्धांत है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा परिपथ में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा का अर्थ समझाइए। तो परिपथ में शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा का अर्थ पूछ रहा है। तो हमारा शक्ति गुणांक यानी cos फाई बराबर होता है क्या, cos फाई बराबर होता है R/Z। शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R/Z होता है, जहाँ cos फाई हमारा क्या है, शक्ति गुणांक है। शक्ति गुणांक है। अब वाटहीन धारा पूछ रहा है, तो वाटहीन धारा क्या लिखेंगे, वाटहीन धारा होती क्या है, ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जिसके लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय क्या होता है, 0 होता है, वाटहीन धारा कहलाती है। तो लिख सकते हैं ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जिसके लिए ऐसा प्रत्यावर्ती धारा जिसके लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसके लिए
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय, परिपथ में औसत शक्ति क्षय शून्य होता है, वाटहीन धारा कहलाती है। वाटहीन धारा कहलाती है। वाटहीन धारा क्या होती है? कहलाती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध R का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा क्या रहा है, यहाँ पर वोल्टेज 1.5 है, लेकिन क्या है 0.5 वोल्ट यहाँ मिल रहा है, तो हमारा इस सिरे पर क्या होगा 1.5 वोल्ट इधर मिलेगा, और यहाँ पर इस सिरे पर हमें क्या 0.5 वोल्ट है। तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज क्या होता है श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है और समांतर क्रम में क्या होता है समान होता है। तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट है, और यहाँ पर तो हमारा आई का मान दिया कितना 5 मिली एम्पियर, आई का मान दिया है 5 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में बदलेंगे तो 5 × 10⁻³ एम्पियर। और यहाँ पर भी का मान, हमारा भी का मान निकल जाएगा 1.5 माइनस 0.5, यानी क्या होगा हमारा भी का मान आ गया 1 वोल्ट। तो हमारा भी का मान निकल कर आ गया 1 वोल्ट। अब यहाँ से आर का मान निकालेंगे। अब प्रतिरोध में क्या है, धारा का मान V/I, तो हमारे क्या प्रतिरोध का मान निकालेंगे R बराबर क्या V/I। तो कितना धारा क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो हमारा तो V/I यानी V का मान कितना हमारा 1, I का मान कितना है 5 × 10⁻³ यानी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा, 1000/5 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 200 ओम। तो 200 ओम हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आसानी से 1 से 2 नंबर आप क्या कर सकते हैं यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह 2 समांतर तथा सीधे तार जिनमें धारा प्रवाहित हो रहे तो उन पे लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है, क्यों होता है? तो हमारा क्या है 2 समांतर तार क्या करें हम ले रहे हैं। तो हमने क्या किया 2 समांतर तार ले लिया आकर्षण और प्रतिकर्षण को समझाने के लिए। तो हमने क्या किया 2 समांतर धारावाही चालक तार हमने ले लिया। तो 2 समांतर धारावाही चालक तार सीधे तार ले लिया। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें I1 धारा प्रवाहित करते हैं और इसमें क्या किया हमने I2 धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसमें I1 धारा है, इसमें I2 धारा है, इसमें I1 धारा और इसमें I2 धारा। तो इस I2 धारा के कारण इसमें क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस I2 के कारण क्या है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय क्षेत्र हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी क्या होगी, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। यहाँ पर धारा बढ़ रही है तो इधर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हमारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। और हमारा I2 के कारण हो रहा है तो क्या हमारा हो जाएगा V2। अब इस I1 धारा के कारण क्या होगा, हमारा इसके चार क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमारा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी क्या होगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। अब इस पर हमें क्या करना है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या बाहर की तरफ और धारा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो चुंबकीय बल की दिशा हमारी क्या हो जाएगी, लगने वाला बल हमारा क्या इधर लगेगा। और इसमें क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है अंदर की तरफ और बहने वाली धारा ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर लगने वाला बल क्या होगा, इधर लगेगा। तो हमारा F का मान इधर लगेगा। तो दोनों क्या एक दूसरे के तरफ क्या करें आकर्षित कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा आकर्षण का बल हो जाएगा। तो हमारा क्या ए बी है, ये हमारा क्या सी डी है। तो हमारा आकर्षण के लिए हमने ये लिख दिया। अब उसको प्रतिकर्षण के लिए तो हमने क्या किया, धारा की दिशा को क्या करते हैं बदल देते हैं। एक में धारा ऊपर बढ़ रही है यानी I1 धारा इसमें बढ़ रही है और इसमें क्या आ रही है I2 धारा बढ़ रही है। तो हमने क्या किया 2 समान धारावाही चालक तारों को क्या हमने I1 तथा I2 धारा एक ही दिशा में प्रवाहित की। तो उनमें क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र एक पर क्या है हमारा I2 पर I2 धारा यानी CD पर लगने वाला जो बल है क्या है AB की तरफ, और जबकि AB में लगने वाला बल क्या CD की तरफ है। अतः दोनों क्या ये बल क्या आकर्षण प्रकृति के हैं। बस इतना ही लिख देना है। और पुनः हमने क्या किया धारा की दिशा को क्या कर दिया परिवर्तित करिए एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित किया। तो यहाँ I1 के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और क्या होगी इसकी दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी दिशा क्या होगी बाहर की तरफ हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर बाहर की तरफ हो जाएगी। और हमारा जो लगने वाला बल है तो इसके कारण क्या लगने वाला बल यहाँ पर बाहर की तरफ और यहाँ पर भी क्या होगा लगने वाला बल क्या होगा
बाहर की तरफ होगा। तो हमारा ABCD। तो इस प्रकार क्या कहते हैं हम, यहाँ पर क्या, यहाँ प्रतिकर्षण है और हमारा क्या है, आकर्षण है। तो हमारा क्या पहला है, ये हमारा दूसरा है। तो प्रतिकर्षण का है, आकर्षण का है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने विस्थापन धारा अभी पीछे पढ़ा है, तो विस्थापन धारा हमने पढ़ लिया है, तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे हम, इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। x अक्ष क्या, अनुदिश गतिमान है। तो निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 6.3 जूल 6.3 J वोल्ट प्रति मीटर है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। हमारा वेक्टर E, यहाँ पर वेक्टर E बराबर दिया 6.3 J। क्या हमारा x y I, ये हमारा क्या, ये y अक्ष क्या अनुदिश है और हमारा ये वेक्टर बी का मान पूछ रहा है। तो हमारा ई बटे बी बराबर होता है हमारा क्या, C। तो हमारा ई का मान कितना दिया, 6.3 और बी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो बी का मान पूछ रहा है, तो हमारा जाएगा 3.0 गुणे 10 का पावर 8। तो हमारा प्रकाश की चाल 3, तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ से भाग देंगे कितना, हमारा बी यहाँ आ जाएगा। तो हमारा 3 से यहाँ भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा, बी बराबर निकल के आ जाएगा 6.3 बटे हमारा क्या जाएगा 3 गुणे 10 का पावर 8। अब यहाँ से b का मान निकल के आ जाएगा 2.1 गुणे 10 का पावर -8 टेस्ला आ जाएगा। तो हमारा वेक्टर b हमारा क्या है, ए बी हमारा x y के अनुदिश क्या है, हमारा है। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये z अक्ष के अनुदिश, यानी हमारा हो जाएगा क्या, k कैप हो जाएगा। तो हमारा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 2.1, तो हमारा कितना जाएगा, हमारा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2.1 इंटू 10⁻⁻8 के कैप टेस्ला। तो ये हमारा क्या होगा, जेड अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश, इसको हम क्या कहेंगे, जेड अक्ष के अनुदिश कहेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगला। कह रहा है गामा किरणों के 4 प्रमुख गुणों को लिखिए और गामा तथा पराबैंगनी किरणों से तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है। तो गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण आइए देखते हैं। तो गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण देखते हैं। तो गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण, गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण। तो गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण आइए देखते हैं। जो हमारी गामा किरणें होती हैं ये क्या होती हैं, ये आवेश रहित होती हैं, ये आवेश रहित होती हैं, ये आवेश रहित होती हैं। इनमें क्या होता है, आवेश नहीं पाया जाता है। दूसरा है ये फोटोग्राफिक प्लेट को रासायनिक प्रभाव के कारण काला कर देती हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट को, ये फोटोग्राफिक प्लेट को, ये फोटोग्राफिक प्लेट को, ये फोटोग्राफिक प्लेट को रासायनिक प्रभाव के कारण, रासायनिक प्रभाव के कारण काला कर देती हैं, काला कर देती हैं। और तीसरा इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। तीसरा इनकी भेदन क्षमता, इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। फिर अगला चौथा पॉइंट, ए स्फुरदीप्ति तथा प्रतिदीप्ति होती हैं। ए स्फुरदीप्त तथा स्फुरदीप्त तथा प्रतिदीप्त होती हैं, प्रतिदीप्त होती हैं, स्फुरदीप्त तथा प्रतिदीप्त होती हैं। और फिर कहा है क्या, गामा तथा पराबैंगनी किरणों में तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा गामा तथा पराबैंगनी किरणों में,
पराबैंगनी किरणों में से पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है। तरंगदैर्ध्य अधिक होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। तो हमारा एम्पियर का परिपथी नियम परिपथीय नियम आइए देखते हैं। परिपथीय नियम, तो एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है? तो आइए देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय जो समाकलन होता है, यानी रेखीय बंद समाकलन होता है हमारा, इस नियम के अनुसार यहाँ पर परिपथीय, इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल उस बंद लूप या बंद वक्र में से होकर जाने वाली बंद वक्र से होकर जाने वाली नेट धारा के म्यू जीरो गुने के बराबर होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो क्या था, म्यू जीरो गुने बराबर होती है। तो क्या होती है, म्यू जीरो गुने बराबर होती है। तो हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय उस बंद लूप या बंद वक्र में से होकर जाने वाली क्या होती है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल क्या कहता है, म्यू जीरो इंटू आई, जाने वाली नेट धारा के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमारा क्या होगा, फार्मूला निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब आइए इसका प्रूफ करते हैं कैसे आया है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, एक धारावाही चालक तार लिया, उससे आर दूरी पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक क्लोज वक्र बांध लेते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। तो हमारा डी एल अल्पांश के दिशा को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं। तो इसमें आई धारा हमारा प्रवाहित हो रहा है। तो धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा धारावाही तार है, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमारा B बराबर हो जाएगा म्यू जीरो आई अपान कितना 2 पाई आर। तो धारावाही तार के कारण क्या होगा, हमारा आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, B बराबर हो जाएगा म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब चुंबकीय क्षेत्र का हम क्या करेंगे, रेखीय समाकलन। अब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कास थीटा। बी डॉट डी एल क्या होगा हमारा, बी डी एल कास थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बी डी एल कास थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, थीटा का मान क्या है यहाँ पर 0 डिग्री है।
तो हमारा डी एल और बी का के बीच का क्या कोण क्या हमारा 0 डिग्री है, तो दोनों की दिशा क्या हमारा सेम है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कास 0 डिग्री। तो हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा क्या, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इंटू 1। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी क्या आ जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी एल। तो डी एल बराबर क्या हमारा डी एल का हमारा समाकलन करने का हमारा हो जाएगा बी इंटू बी हमारा आ जाएगा बी इंटू एल। एल हमारा क्या है हमारा ये वृत्त है, क्या हमारा हो जाएगा इसका लंबाई हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। तो हमारा बी बराबर हो जाएगा बी इंटू हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर। और बी बराबर हमारा होता है क्या म्यू 0 आई अपान क्या हमारा बी बराबर क्या म्यू 0 आई अपान 2 पाई आर 2 पाई आर। तो हमारा यहाँ से क्या जाएगा हमारा इंटू हमारे के यहाँ पर है 2 पाई आर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया और हमारा क्लोज इंटीग्रेशन आ गया क्या बी डॉट डी एल बराबर है क्या म्यू 0 इंटू आई। तो म्यू 0 इंटू आई आ गया। तो ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था और ये हमारा क्या हो गया आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन करा लंबी परिनलिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो लंबी परिनलिका के स्वप्रेरकत्व का क्या कर रहा है सूत्र स्थापित करने के लिए कह रहा है। तो आइए इसकी स्वप्रेरकत्व का क्या कहते हैं सूत्र स्थापित करते हैं। तो माना लंबी परिनलिका की लंबाई माना लंबी परिनलिका की लंबाई क्या यल है। तो परिनलिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिनलिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है ए है। तो परिनलिका में फेरों की संख्या n है। परिनलिका में फेरों की संख्या n हो तब फेरों की संख्या क्या है n है तब परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तब हम कह सकते हैं कि परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा B बराबर हो जाएगा म्यू 0 n आई अपान क्या हो जाएगा L। तो B बराबर हो जाएगा म्यू 0 n आई अपान L हो जाएगा। अब इसको आगे हम लिखेंगे परिनलिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो परिनलिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमारा फाई बराबर हो जाएगा क्या बी इंटू ए। फाई बराबर हो जाएगा बी ए। हमारा बी बराबर होता है म्यू 0 n आई अपान यल। बी बराबर हमारा क्या म्यू 0 n आई अपान यल और हमारा क्या यहाँ पर ए है। तो हमारा फाई बराबर हो जाएगा म्यू 0 n आई अपान यल। अब परिनलिका के सभी फेरों के लिए चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनलिका के सभी फेरों के लिए चुंबकीय क्षेत्र अब यहाँ लिख सकते हैं परिनलिका के सभी फेरों से बद्ध। अब हमारे क्या प्रत्येक फेरे के लिए निकाला। अब परिनलिका के सभी फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा n फाई। तो n फेरे क्या होगा हमारा n फाई हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर n का से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा n इंटू म्यू 0 n आई ए अपान कितना हमारा यल। तो हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा
म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए बटे यल। तो हमारा फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि यल आई बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि यल आई बराबर होता है एन फाई, यल आई बराबर होता है एन फाई। तो हमारा एन फाई का मान हमारा कितना है, तो यहाँ से यल आई बराबर हो जाएगा हमारे एन फाई का मान कितना है, म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपान यल। तो यहाँ से क्या होगा हमारा आई से आई कट जाएगा और यहाँ से हमारा यल का मान निकल के आ जाएगा यल म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बटे हमारा क्या जाएगा यल। तो हमारा प्रेरकत्व तो यल बराबर क्या जाएगा हमारा म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपान यल। यही लंबी परिनलिका के लिए क्या स्वप्रेरकत्व है। तो यही लंबी परिनलिका के लिए लंबी परिनलिका के लिए लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व है। तो लंबी परिनलिका के लिए क्या यही स्वप्रेरकत्व है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका, करा गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, अनंत लंबाई का हमने समतल चादर ले लिया, इसके बीच हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। तो हम इस अल्पांश से क्या करेंगे, निकाल कर उसके पूरे पृष्ठ पर क्या करेंगे, हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो हमने क्या किया, अल्पांश मान लिया। तो हमने यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमको पृष्ठ हमने क्या इसको इसको S1 मान लिया, इसको हम क्या करें S1 पृष्ठ मान लेते हैं। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर एक पृष्ठ S1 ले लिया, इसको हमने मान लिया क्या S2 और इसको मान लिया क्या हमने S3। तो हमने क्या किया, 3 पृष्ठ मान लिया। अब यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या होगा, ये क्षेत्रफल वेक्टर हमारा क्या होगा, लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारा क्या प्लस क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर की तरफ। तो दूर की तरफ होगी और क्षेत्रफल वेक्टर भी क्या होगा, यहाँ पर लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो हमारा क्या रहेगा ए डी ए और हमारा क्या है वेक्टर ए, हमारे यहाँ प्लस ई आवेश है। तो इसके कारण हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर दूर की तरफ। और यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, लंबवत बाहर की तरफ होता है। लंबवत यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर लेंगे तो हमारा लंबवत बाहर की तरफ हो जाएगा, ये हमारा क्या रहेगा डी ए और हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हमें यहाँ पर अल्पांश लेंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर का लंबवत बाहर की तरफ होगा तो हमारा क्या हो जाएगा डी ए वेक्टर हो जाएगा। हमारा क्या ये S3 है। अब इसके बाद अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ हमारा क्या है, हमने एक जो गॉसियन पृष्ठ कल्पना की, हमारा S1 सरफेस S2 S3। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा हमारा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब इन तीनों का फ्लक्सों का मान निकाल के, चूंकि हमारा क्या है यहाँ पर हमारा क्या है ए φ1 और हमारा क्या है ये दोनों क्या है हमारे बराबर हो जाएंगे, φ1 और φ2 ये हमारा क्या ए वाला और ये वाला क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला क्या हमारा अलग हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आइए एक एक करके हल करते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पर अब φe हमारा φe बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या से निकल के आएगा, φe बराबर हो जाएगा सरफेस S1 का समाकलन करेंगे तो हमारा क्या होगा ई डी ए फिर प्लस S2 ई डी ए फिर प्लस S3 फिर ई डी ए। तो अभी तो यहाँ पर समान। अब देखिए कोड यहाँ पर ए और ई और ए के बीच का कोड क्या हमारा 0 है। यहाँ पर क्या ए हमारा S2 के लिए क्या हमारा 90 डिग्री और बाकी लिए क्या हमारा 0 है। तो हमारा यहाँ पर अब मान रखेंगे तो हमारा निकलेगा हमारा φe कुल फ्लक्स φe बराबर हमारा हो जाएगा S1 हमारा हो जाएगा ई डी ए कास 0 डिग्री प्लस हमारा हो जाएगा S2 के लिए ई डी ए कास 90 डिग्री प्लस हमारा हो जाएगा क्लोज S3 बराबर हो जाएगा ई डी ए कास 0 डिग्री। कास 0 का मान क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा और इसका मान क्या होगा हमारा 90 डिग्री का मान क्या हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से φe का मान निकल के आएगा कितना हमारा जाएगा ई इंटू डी ए, ये हमारा क्या है S1
प्लस हमारा ई बाहर निकल के आ जाएगा और हमारा क्या है S3 इंटू ये क्या रहेगा हमारा DA। अब DA का हमारा समाकलन करने के तो हमारा क्या हो जाएगा A हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर AA हो जाएगा, तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा EA प्लस EA। तो हमारा फाई ई का मान हो जाएगा 2EA। हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। तो फाई ई बराबर क्या आ गया 2EA। अब गॉस के प्रमेय से, अब हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से अब गॉस के प्रमेय से हमारा फाई ई बराबर होता है Q अपान इप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर होता है Q अपान इप्सिलॉन नॉट, और हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपान A। सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपान A। तो Q अपान A, तो हमारा Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। तो Q बराबर सिग्मा A, तो हमारा फाई ई का मान निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा सिग्मा A अपान इप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या फ्लक्स का मान बराबर हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से फाई बराबर क्या इतना है, और हमारा क्या फाई बराबर क्या 2EA। तो हमारा 2EA बराबर हो जाएगा कितना, 2EA बराबर हमारा हो जाएगा सिग्मा A अपान इप्सिलॉन नॉट। ई से हमारा A से कट गया और हमारा E का मान निकल के आ जाएगा कितना हमारा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्या है अनंत लंबाई के समतल चादर के लिए क्या विद्युत क्षेत्र हमारा क्या सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा किसी खोखले बेलन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले से ही स्टार मार्क हमने लगा रखा है। तो कह रहा किसी खोखले बेलन के भीतर हमारा क्या एक खोखला बेलन है, तो कह रहा खोखले बेलन के भीतर इतना कूलाम आवेश है, हमारा कितना कूलाम है 17 यहाँ पर 17.7 गुणे 10 का पावर -12 माइक्रो कूलाम का क्या है आवेश रखा है। ये कूलाम का आवेश है, तो इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स हमारा यहाँ पर मान लेते क्या है, यहाँ पर फ्लक्स फाई सी है और यहाँ पर क्या हमारा फाई है, और यहाँ पर क्या हमारा सिरों पर क्या फाई है। तो हमारा फाई ई बराबर होता है क्या, फाई ई बराबर हमारा कुल फ्लक्स होता है Q अपान इप्सिलॉन नॉट। तो गॉस के प्रमेय से क्या बद्ध फ्लक्स क्या होता है Q अपान इप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर फाई ई का मान क्या है फाई सी प्लस क्या है फाई बराबर हमारा क्या है Q अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्या हमारा हो जाएगा 2 फाई। तो कह रहा है इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स गणना करा। समतल पृष्ठ से क्या करना, संबद्ध विद्युत फ्लक्स ही क्या करना है यहाँ पर गणना करना है। तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा हमारा 2 फाई प्लस फाई सी। तो हमारा क्या करेंगे फाई सी को क्या करेंगे हम उधर ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 फाई बराबर हमारा हो जाएगा Q अपान इप्सिलॉन नॉट माइनस फाई सी। तो हमारा फाई सी हो जाएगा। अब यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ से 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा Q अपान इप्सिलॉन नॉट माइनस फाई सी। तो यहाँ पर निकालेंगे हमारा कितना जाएगा, हमारा फाई बराबर हो जाएगा Q का मान कितना दिया 17.7 गुणे दिया कितना 10 का पावर -12 गुणे दिया 10 का पावर -12 बटे इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 का पावर -12। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा हमारा फाई सी। तो हमारा फाई सी का मान कितना है 1.5। तो फाई सी का मान दिया कितना हमारा संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या दिया 1.5 दिया है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1.5 रख देंगे। तो हमारा यहाँ से फाई का मान निकल के आ जाएगा 1/2 माइनस 1.5। तो 2 - 1.5, तो हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा फाई बराबर 1/2 गुणे 0.5, यानी फाई का मान निकल के आ जाएगा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यही हमारा क्या जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। छोटे छोटे वीडियो में आपको क्या कर रहे हैं दे रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको आसानी से तो क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।